जितने भी हमारे उपचुनाव हो रहे हैं लोकल बॉडी के, अम्बाड़ा है, सोनीपत है, धारवेड़ा है, रेवाड़ी है, 7 नगर निकायों के क्लीन चुनाव। स्वीप, बिना पर्ची, बिना खर्ची, पारदर्शी नौकरी योजनाएं, कितनी सारी योजनाएं डिजिटल, 435 योजनाएं इस पोर्टल के साथ जुड़ी हुई हैं, सरल हरियाणा के साथ में। मैंने अपनी चीज़ों को ठीक नहीं किया और मैं उसमें सरकार पर ले जाकर के दोष दूं कि जी मुझे तो फलानी चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा खुद का कागज़ अगर गलत है तो किसी न किसी चीज़ पर ये दिक्कतें, ये समस्याएं वहाँ हैं जहाँ खुद के बेसिक डॉक्यूमेंट में कहीं करेक्शन है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में विशेष रूप से जानना चाहूँगा, लाभार्थी कितने हैं, किन किन योजनाओं का क्या क्या लाभ ले रहे हैं, बीपीएल और अदर बीपीएल, मतलब जो सूची है उसके बारे में बता दीजिए। कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है, क्या सहायता मिल रही है। तो राव से ट्यूनिंग सही हुई। राव के प्रति तो आप इतने आक्रामक रहते थे, दे बयान पता नहीं कितने बयान आते थे, और अब राव की आपकी ट्यूनिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग कैसे क्या कुछ हुआ है। एक ही रणनीति है, कमल। जिसके पास कमल का निशान है वही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, और जो कमल को छोड़ करके चुनाव लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। वो चाहे राव साहब के हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति समझे, कोई मैं उसको अपना निजी आदमी समझूं। पिछली बार आपके 7 वार्ड जीत पाए आप, इस बार 32 वार्डों में फिर चुनाव मैदान में, कितनी उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर सतीश खोला। सालू सिंह की वाइफ निहारिका लड़ रही है कांग्रेस से, उन्हीं के वार्ड से आपने, बीजेपी ने विनीता पीपल को उतारा है। आप रिजल्ट देखो, वार्ड नंबर 3 निश्चित तौर चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। नहीं, चौंकाना क्या है, निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 3 ही नहीं, और भी कोई हल्का वार्ड अगर आप समझते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो कमल निशान पर चुनाव लड़ रहा है वो जीत करके आएगा। उनके पास नेता नहीं है, और उनके नेता हैं तो आपस में लड़ते हैं। जी। वो एक मंच पे आके तैयार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मुट्ठी की तरह से है। हमारा मुख्यमंत्री भी वैसे ही कार्यकर्ता है जैसे सतीश खोला है। कांग्रेस की शकुंतला भांडोरिया बागी बन करके चुनाव लड़ रही थी, उसने वो सब बैठने की घोषणा कर दी है। कैप्टन अजय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी चुनौती है, मतलब रेवाड़ी से विनीता पीपल और धारवेड़ा से अजय जांगड़ा जी, दोनों की जीत के प्रति कितने आश्वस्त? 100%, कोई क्वेश्चन बात, कोई 99 वगैरह नहीं, 100 से ऊपर भी अगर हो सकता है तो उसको मान लीजिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सतीश खोला। डॉक्टर सतीश खोला परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, राज्य समन्वयक हैं। आज इनसे हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। अलग अलग मुद्दों से मतलब चुनाव पर भी बात करेंगे और परिवार पहचान पत्र से जुड़े विषयों पर भी बात करेंगे, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। रेवाड़ी जिले में हम बात करें तो रेवाड़ी में नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और धारवेड़ा में नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को परिणाम आना है। लेकिन परिवार पहचान पत्र एक इशू, बड़ा इशू आज भी चुनाव में बना हुआ है। पिछले चुनाव में भी था, अब भी है, विधानसभा चुनाव में भी था, और स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। कितना नफा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इसका झेलना पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर सतीश खोला, आपका हमारे स्टूडियो में, एनजेपी स्टूडियो में स्वागत है। जो तो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं आप पीपीपी के, तो जो पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाते हम जानना चाह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र से जुड़ी खामियां कितनी कम हुई, कितना खामियाजा भाजपा को इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, या कितना लाभ भाजपा को परिवार पहचान पत्र में सुधार जो तेजी से किया है या नहीं किया है, मतलब उसके बारे में हमको ये बता दीजिए। भाजपा कितना नफा नुकसान में पीपीपी के मुद्दे पर रहेगी। जो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी, लाभार्थियों ने सरकार बनाई। सरकार की योजनाएं जो जमीनी स्तर पर जो लाभार्थी थे, साइलेंट थे, शोर नहीं मचाते, अलग तबका है, मध्यम भी है, नीचे का तबका भी है, ऊपर का तबका भी है, उन्होंने सरकार बनाई। जितने भी हमारे उपचुनाव हो रहे हैं लोकल बॉडी के, अम्बाड़ा है, सोनीपत है, धारवेड़ा है, रेवाड़ी है, 7 नगर निकायों के क्लीन स्वीप, दोबारा कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, 7 जीत रहे हैं। क्लीन स्वीप हरियाणा में, एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी, एक तरफा। आप धमका कर नहीं जीत, अगर जीत भी जाते हैं, मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, तो आप लोगों को धमका नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई
कांग्रेस को अगर सत्ता सौंप दी गई तो ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनेगी और काम नहीं होंगे, ऐसा कह नहीं रहे? देखिए, क्या ये बात वाजिब नहीं है? ये धमकाने की बात कहाँ है? वाजिब कैसे हो सकती है? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर दूसरे विमत की सरकार चुनी जाती है तो क्या सरकार फंड रोक देगी उसका? ये तो हमारे लोग ये बता रहे हैं अपने लोगों को, समझा रहे हैं नागरिकों को कि भाई इससे आसानी रहेगी डेवलपमेंट में। ये बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात है। उसको धमकाने वाली बात आप लोग मीडिया के लोग कर सकते हैं, उसमें आप फ्रीडम है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आप फिर विषय भटक रहे हैं। लाभार्थी, जी जी आप परिवार पहचान पत्र की खामियां, जी, आधार कार्ड कब बना था, उसमें आज भी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमियां किसी न किसी की हो सकती हैं। जी, परिवार पहचान पत्र में आदमी परिवार में जुड़ता है, आदमी परिवार से चला जाता है, कोई व्यक्ति किसी न किसी की इनकम बढ़ती है। आज अब जितने भी नौकरियां लगी, अभी पुलिस की नौकरियां आप देखिए, जो अभी रिजल्ट आया था, जो अभी भर्तियां हो गई, जी जी, उसमें मुझे एक सरकारी अधिकारी मुझे कह रहे थे कि जी 60% बीपीएल कार्ड परिवारों के बच्चे हैं। 60%? मुझे एक अधिकारी ने कहा। तो आपने बीपीएल बना भी 60 से ज्यादा है, आपके पास नहीं, सही नहीं, आंकड़ा होगा मेरे ख्याल से। 60% जो भर्ती होकर के आए हैं वो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जी जी, ऐसा उनका कहना था। अब जब वो नौकरी नहीं लगे थे, जब तो वो बीपीएल श्रेणी में थे। जी जी, अब जब वो पहली तनख्वाह आएगी तो आउट, ऑटोमेटिक उसका एचआरएमएस का डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। मतलब स्वाभाविक रूप से। पूरी सुनिए, जी जी एचआरएमएस का डाटा अपडेट हुआ और वो बीपीएल की श्रेणी से बाहर चले जाएंगे। जी, अब किसी ने एचआरएमएस का डाटा अपडेट नहीं कराया, अपने आप को प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, अदर लेबर या कुछ रखा, खुद ही रखा, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेयर डॉक्यूमेंट है। उसने स्वतः जी जी, अपने आप इन चीजों को ठीक करना है, चाहे अपने फोन से करना है, लैपटॉप से करना है, किसी दूसरे जानकार से कराना है, हमारे अधिकारियों से कराना है, जाना है, कहीं भी जाकर के करना है, किसी से भी कराना है। जिसने नहीं कराया वो कहते मेरी तो फैमिली आईडी गलत है। जी जी, वही कह देता है। किसका कसूर है? जो खुद का क्या कसूर। हमारा कसूर है जो वो बीपीएल कार्ड धारक को नौकरी मिली है, जी बिना जी, पर्ची बिना खर्ची की मिली है? तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार सतत चलती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव से पहले 1-2 लाख की संख्या बढ़ जाती है बीपीएल की, और चुनाव संपन्न होने के बाद में एकदम वो संख्या घट जाती है। एकदम बढ़ना और एकदम घटना सवाल तो खड़े करता है। ये इनकम किसी की बढ़ना वो उसके प्राइमरी अकाउंट से संबंधित है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा जी देखो मैं तो पल्लेदार हूँ, मैं तो ये मजदूरी का काम करता हूँ, मेरा तो बीपीएल कार्ड कट गया। हमने उसको चेक किया, हमने कहा आप आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं? उसने कहा जी मुझे पता ही नहीं क्या होता है। हमने उसका पैन कार्ड से सब चेक कराया, तो उसका वो जिनके यहाँ नौकरी करते हैं उनके नाम से आईटीआर भरते हैं, उनका बैंक ट्रांजैक्शन है, वो ऑपरेट करते हैं, जिनके वहाँ नौकरी करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? कसूर किसका है? सरकार का है क्या? फैमिली आईडी का है? ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को इस बात की जागरूकता लगी है कि मेरे अकाउंट के साथ, मेरे पैन कार्ड के साथ क्या छेड़छाड़ हो रही तो है। मनोहर लाल को इसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। मनोहर लाल जी ही जनक हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची, पारदर्शी नौकरी योजनाएं, कितनी सारी योजनाएं डिजिटल, 435 योजनाएं इस पोर्टल के साथ जुड़ी हुई हैं, सरल हरियाणा के साथ में। चलिए एक बात, क्योंकि मनोहर लाल जी का कल जन्मदिन था, आज हम 6 मई को चर्चा कर रहे हैं, 5 मई को उनका जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन को लेकर के और परिवार पहचान पत्र का जो समन्वय की हम बात करें, क्योंकि उन्हीं की देन है, उस बारे में 2 शब्द आपसे चाहिए। जो कल हमने नहीं, मतलब पूरे हरियाणा में जी लोगों ने अपने से, जी जी रूटीन में कई बार होता है, पार्टी का आदेश आता है कि नेता का जन्मदिन मनाना है, जी जी, लेकिन मनोहर लाल जी के जन्म के लिए किसी पार्टी का, सरकार का कोई ऐसा था नहीं। स्वतः मेरे साथ जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारी अपने घर से पूजा पाठ करके आए और मेरे से कहने लगे जी मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, हम पूजा पाठ करके आए। हमने वो एक कार्यक्रम पूजा पाठ का हमने भी रखा हुआ था, जी जी, लेकिन वो अपने आप, वो कर्मचारी अपने आप अपने घर में मनोहर लाल जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करके आए। पिछले 7-8 साल से वो नौकरी में है। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे जैसे व्यक्ति को कौन नौकरी देता था अगर मनोहर लाल जी नहीं होते, अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता, मनोहर लाल जी नहीं होते। देखिए डिजिटलाइजेशन उन्हीं की है। अलग अलग नेताओं के, हमारे प्रदेश में जो नेता हुए, बड़े नेता हुए, उन सबको किसी न किसी योजनाओं का जनक माना जाता है।
मानना भी चाहिए, कोई जी बड़ी बात जी नहीं जी है। लेकिन डिजिटलाइजेशन में, जी जी डीबीटी में, जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ी है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक बटन पर जी जी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करता है और 100% एलिजिबिलिटी तय करता है। आप मैं अपना, मेरा नाम सतीश कुमार है, सतीश यादव है, सतीश खोला है, मैंने अपनी चीजों को ठीक नहीं किया और मैं उसमें सरकार पर ले जाकर के दोष दूं कि जी मुझे तो फलानी चीज का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा खुद का कागज अगर गलत है, तो किसी न किसी चीज पर ये दिक्कतें, ये समस्याएं वहां हैं जहां खुद के बेसिक डॉक्यूमेंट में कहीं करेक्शन है। लेकिन आप जानते हैं किसी ने दादा ने नाम लिखवा दिया स्कूल में, तो ठीक है, सतीश तो यादव, किसी न सतीश किसी कुमार, वो तो आखिर, लेकिन एकदम लंबी लंबी लाइनें लगी। पहले तो आपने देखा होगा, अब तो किसी न लाइनें किसी छोटी हुई स्टेज है। पर नहीं, आप बताइए ना जी कहाँ लाइनें हैं, आप बताइए मुझे, एक लाइन की आप फोटो वीडियो दे दीजिए। नहीं, अब की नहीं कर रहा था, अब की नहीं कर रहा। देखिए, मैं पुराने नई नई पुराने चीज जब टाइम शुरू के। होती है, जी जी वैद जी, जब शुरू होती है तो इतने बड़े लेवल पर शुरू करना, जी जी इतनी बड़ी संख्या में, और एक कठोर फैसला लेकर के शुरू करना, जी चुनाव से थोड़े दिन पहले ही शुरू करना। जी 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 लोग चुनाव में तो दूसरी चीजों करते हैं, लेकिन इसी चीज के लिए तो मनोहर लाल जी जाने जाते हैं। आपकी शुरुआत लाभार्थी से हुई है, जो हरियाणा के बारे में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में विशेष रूप से जानना चाहूंगा। लाभार्थी कितने हैं, किन किन योजनाओं का क्या क्या लाभ ले रहे हैं, बीपीएल और अदर बीपीएल, मतलब जो सूची है उसके बारे में बता दीजिए। कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है, क्या सहायता मिल रही है? रेवाड़ी में 1,15,000 वोटर हैं जो अभी चुनाव में हिस्सा लेंगे। जी जी 90,000 सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। 90,000 बीपीएल है? नहीं नहीं, देखिए, बीपीएल ही सरकारी योजनाओं का लाभार्थी थोड़ी है, बीपीएल से ऊपर भी तो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। बीपीएल से ऊपर कितनी इनकम क्राइटेरिया, सभी कहाँ तक? सभी, एक अच्छा उद्योगपति भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है, जी जी सरकार के कर्मचारी भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है। जी जी ऐसी कोई श्रेणी, ऐसा कोई व्यक्ति, मेरा अपना आकलन है 90,000 से ज्यादा रेवाड़ी शहर में लोग, वोटर, छोटे बच्चे भी हैं उसमें, जिनकी में जी जी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं। लाभार्थी हो गए। किसी को लाभ पहुंचाना, सरकार का कल्याणकारी राज्य देना, कल्याणकारी शासन देना शासक का उत्तरदायित्व है। डेमोक्रेसी में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसका दायित्व है कि वह लोगों को कल्याणकारी राज्य दे, कल्याणकारी शासन दे। उसको भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कैसे तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है, वो हमको समझा दीजिए। आप लाभार्थी जो बात कर रहे हैं उससे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट बैंक की बात ही नहीं करती, अंत्योदय की योजनाएं हैं। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, उसको अगली पंक्ति में लाने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का दृढ़ संकल्प है। और जब हम किसी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देकर के फ्रंट पर लेकर के आएंगे, तो उसे वोट मांगने की जरूरत ही क्या है, वो अपने आप दे देगा। जो हमारा मानना है, चलिए, हमारा तो उद्देश्य एक इंसान होने के नाते, अच्छा समाज सेवक होने के नाते, अच्छे पॉलिटिशियन होने के नाते, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। चलिए, आज आप रेवाड़ी में देखिए। चलिए, अब डॉक्टर सतीश खोला की राजनीतिक भूमिका पर आते हैं। अभी पिछले सप्ताह कार्यालय का उद्घाटन किया था, विनीता पीपल का कार्यालय खुला था सेक्टर 5 में बीएमजी के सामने। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वहां पहुंचे थे, स्पेशल नाम लेकर के बोला कि सतीश खोला भी जो पार्टी के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। तो राव से ट्यूनिंग सही हुई। राव के प्रति तो आप इतने आक्रामक रहते थे, दे बयान पता नहीं कितने बयान आते थे। और अब राव की आपकी ट्यूनिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग कैसे, क्या कुछ हुआ है, बता देंगे कि ट्यूनिंग में बदलाव कैसे आया? देखिए, मैं पिछले 10 साल से यहाँ बैठ करके काम कर रहा हूँ, सबको पता है राव मेरे नेता नहीं है क्या, राव मेरे सांसद नहीं है क्या, राव भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है क्या, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं नाम लेंगे? काम किया है ना, लोगों के सामने है। राव कोई हवा में थोड़ी है, जमीनी स्तर पे नहीं है क्या? जब नगर परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि मैं एक विशेष नजर रखूंगा, चील जैसी नजर रखूंगा, वो शब्द आप देखिए। तो क्या उससे पहले का होमवर्क उनका नहीं है क्या? अब पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है रेवाड़ी धारवेड़ा में। आपको नहीं लगता है क्या? हमें कुछ साथी नजर नहीं आते मंचों पर, जो मंचों, आप भी समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो मंचों पे नजर नहीं आते,
उनको भी मेरे हिसाब से दूसरा काम दे रखा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरे प्रदेशों का भी हो सकता है। और अब तो ऐसी स्थिति अ, आप लोग खूब चर्चा करते हैं, लेकिन हरियाणा में बयानबाजी वगैरह थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन किसी का मन आपस में नहीं मिल रहा हो, और भले ही नहीं भी मिल रहा हो, तो चुनाव के समय में तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ घी खिचड़ी एक नहीं है। खोला साहब, 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की भी बात है, मैं 2-3 दिन से एक बात सुनता आ रहा हूँ। चुनाव जब शुरू हुए थे तब से भी ये बातें शुरू हो गई थी। रेवाड़ी नगर परिषद की बात करते हैं तो यहाँ कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ अगर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का व्यक्ति है, उनका समर्थक है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का बागी चेहरा लड़ रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, वहाँ लगता है राव इंद्रजीत का कोई कार्यकर्ता लड़ रहा है। वार्डों के स्तर पर मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई समन्वय है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयास किया है वार्डों के स्तर पर कोई रणनीति बनाने का, वार्ड जीतने का? जरूरत नहीं है, एक ही रणनीति है, कमल। जिसके पास कमल का निशान है वही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, और जो कमल को छोड़ करके चुनाव लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। वो चाहे राव साहब के हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति समझे, कोई मैं उसको अपना निजी आदमी समझूं, जो भी कमल को छोड़ करके इस चुनावी मैदान में है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, उस पर कोई विचार नहीं है। पिछली बार आपके 7 वार्ड जीत पाए आप, इस बार 32 वार्डों में फिर चुनाव मैदान में, कितनी उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर सतीश खोला? मेरे हिसाब से इस बार हम 25 से ज्यादा वार्ड जीतेंगे, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पर हूँ, मैं प्रचार में हूँ, मैं लाभार्थियों के बीच में हूँ, और अब हम क्योंकि ज्यादा कनेक्टिविटी हमारे डिजिटल माध्यम से ज्यादा है। आप भी वार्ड स्तर पर जा रहे हो? लगभग सभी वार्ड में, मैं 10 वार्डों में जा चुका हूँ, और परसों तक मैं सभी 32 वार्डों में जा रहा हूँ। मुझे लगता नहीं है किसी तरीके के, आप जिन वार्डों की बात कर रहे हो जी, उन वार्डों में सबसे ज्यादा वोट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। मतलब हम वार्ड करें बात, क्योंकि नाम ले लो, मैं ज्यादातर बता जो है देता ना, सालू सिंह की वाइफ निहारिका लड़ रही है कांग्रेस से, उन्हीं के वार्ड से आपने, बीजेपी ने विनीता आप पीपल को रिजल्ट उतारा है। देखना, आप रिजल्ट देखना, तो वार्ड नंबर 3 निश्चित तौर पे चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। नहीं, चौंकाना क्या है? चौंकाने ऐसा की बात- आम धारणा है कि वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस मजबूत है, धारणा तो कौन सी, पश्चिम बंगाल के बारे में क्या धारणा थी? तोड़ दी जाएगी, निश्चित तौर पे टूटेगी या तोड़ दी देखिए जाएगी? देखिए, क्या ये धारणा नहीं थी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही? जी जी। आप ही के मंचों के माध्यम से मैंने सुना। नहीं, आम धारणा थी कि पश्चिम बंगाल को भाजपा छोड़ेगी नहीं, साम दाम दंड भेद। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल वो कुछ भी करिए। चलिए मैं वार्ड 3 पे आता हूँ, तो वार्ड 3 पे निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 3 ही नहीं, और भी कोई हल्का वार्ड अगर आप समझते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो कमल निशान पर चुनाव लड़ रहा है वो जीत करके आएगा। कांग्रेस की शकुंतला भांडोरिया बागी बन करके चुनाव लड़ रही थी, उसने वो सब बैठने की घोषणा कर दी है, कैप्टन अजय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी चुनौती है? वो सब उनकी नाटक नौटंकी थी, ये कुछ था ही नहीं। ये कैप्टन अजय यादव की, शकुंतला भांडोरिया की, ये जो इनका वैसे तो इनकी इंटरनल चीज है, हमें इस पर कोई कमेंट करने का वो नहीं है, लेकिन ये सब नाटक नौटंकी, एक दूसरे को मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब थी, यही होना था, इसमें कोई बात थोड़ी थी, चुनाव लड़ने की बात थोड़ी थी। रेवाड़ी नगर परिषद में चेहरा बदल गया क्योंकि सीट आरक्षित होगी अनुसूचित जाति के लिए। जो पुरानी प्रधान है पूनम यादव, उनको लड़ना नहीं पड़ा, अब नया चेहरा आ गया है। 5 साल की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में क्यों नहीं जा रही? नगर परिषद में आपने ऐसा क्या किया कि आपको दोबारा वोट दिया जाए? आप मतदाताओं को क्या बता रहे हैं? हमने हर वार्ड में समान विकास के लिए पैसा दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। आप पूरे पहले 31 वार्ड थे, अब 32 वार्ड है। 31 वार्ड के वो जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा रखते थे या नहीं रखते थे, सभी को समान पैसा मिला है। आप मुझे कोई एक पार्षद, चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके प्लेटफार्म पे, ये कहे कि मुझे डेवलपमेंट का पैसा कम मिला या भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था उसको ज्यादा मिला, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? पिछली बार तो आपने नगर निगम जैसे वादे किए थे, उनमें डॉक्टर सतीश खोला भाषण देने में सबसे आगे रहते थे। अब की बार चुनाव का जो संकल्प पत्र बना दिया आपने, घोषणा पत्र को, जिक्र तक नहीं है नगर निगम का। देखिए, नगर निगम बनाने के लिए जनसंख्या सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। पिछली बार भूल हुई थी? नहीं, उसमें थोड़ा सा भूल नहीं हुई, उसकी प्लानिंग थोड़ी बीच में रही है।
जो 3 लाख की जनसंख्या है, वो शहर का क्षेत्रफल बढ़ाना है, जी जी एरिया बढ़ाना है, वो बढ़ाने में अभी थोड़ी देरी हुई है। क्योंकि तजर्बा ये रहा है कि जहाँ गांव से नगर पालिका बनाया या नगर पालिका से नगर परिषद बनाई गई, जी जी आदमपुर है, बादली है, कुछ ऐसे पुराने जी तजर्बे ऐसे हैं जिनको रिवर्ट बैक करना पड़ा। कुछ कानूनी चीजें हैं, कुछ टेक्निकल ऐसी चीजें आई हैं जो मानेसर रेवाड़ी से कम आबादी के बावजूद नगर निगम बनाया गया, क्षेत्र रेवाड़ी बढ़ाया, को छोड़। उसका क्षेत्र बढ़ाया गया ना। अगर रेवाड़ी के फाइनल मास्टर प्लान अभी तो 2031 का रेवाड़ी का मास्टर प्लान, जी अगर उसको रेवाड़ी शहर मान लिया जाए तो 40 नगर निगम बन सकता है। 40 जो नए सेक्टर सेक्टर है। जोड़ करके उधर कसोला चौक तक और इधर जो ये सारा हम इसलिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को जी, मान लेते हैं। इसलिए हमने इसको एजेंडे में नहीं रखा कि इस बार हम बिना एजेंडे के, पुराने एजेंडे को ही हम इसमें लागू करेंगे, पुराने एजेंडे को इसमें लागू निश्चित तौर पर। करेंगे। इसलिए नहीं रखा हमने, क्योंकि जी, पहले जी। से हमारा एजेंडा तय है, प्रमाणित है, वो तो सबके सामने था। इसलिए उसको पूरा करना जी जी प्रायोरिटी के आधार पर, उसमें लिखना क्या था, जी जी वादा क्या करना था, वो तो पहले से ही हमारा वादा है। अब एक हम बार उसको जी जी पिछली योजना में नहीं कर पाए, इस योजना में पूरा करेंगे। अब एक बार और मैं जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे माननीय विधायक जी ने विधानसभा में भी इस बात की जिक्र कई बार किया है, 2-3 बार तो जिक्र किया है और कहा भी है, आश्वासन भी मिला है। तो इसमें फिर जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। जी जी अब धारवेड़ा का एक रुख करते हैं। धारवेड़ा में सबसे बड़ी समस्या राजस्थान से आने वाला प्रदूषित पानी है। उच्च स्तर पर पिछले कई दशकों से हम भी देखते आ रहे हैं, समाधान अब तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अभी भी राव इंदर जी तो चाहे आरती राव हो, जो भी धारवेड़ा जा रहे हैं, ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम इस समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। अभी तक स्थायी समाधान हुआ नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्यों देरी हुई, क्यों डिले हुई? राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, इसके बावजूद धारवेड़ा और भिवाड़ी के बीच का जो जल संकट, प्रदूषित पानी का जो समस्या है, वो हल क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, हल हो गई है, उसका पूरा प्लान तैयार हो गया है। हाँ, प्लान तैयार हो गया है। हरियाणा ने अपना प्लान तैयार हुआ है, कागजों में प्लान तैयार, कागजों में नहीं, जी उसका जी फंड भी अलॉट हो गया है। जी जी हमने अपना फंड कर दिया है, राजस्थान ने अपना फंड कर दिया है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसका सेशन बजट जी होना जी जरूरी है। इस फाइनेंशियल ईयर में राजस्थान का भी तैयार है, हमारा भी तैयार है। आप जब 2027-28 देखेंगे, उससे पहले आपको तैयार मिलेगा। मतलब लेकिन एक स्थायी, मतलब अगले चुनाव से ये पहले वादा नहीं, धारवेड़ा आनंद ले सकता है निश्चित तौर पर प्रदूषित पानी से मुक्ति का। पूरी टेक्निकली जी चीजों को, जी ताकि कोई लिंगर हो नहीं नो। भाजपा स्थायी समाधान की ओर अग्रसर रहती है, जी ये जी टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी तो उस समय किया गया था, लेकिन अब दोनों सरकारें हमारी हैं और दोनों सरकारों की अनेकों बैठकें हुई हैं। किसी एक बैठक में तो मैं भी उसमें शामिल था, जनसंख्या से रिलेटेड कोई विषय था तो उसमें भी शामिल हुआ था। तो उसमें ये स्थायी समाधान हुआ है, जी उसकी जी योजना तैयार हुई है और अगले साल 6 महीने में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप जिस कांग्रेस दिन जी एग्जीक्यूट हो जी जाएगा उस दिन हम आपके साथ बैठ करके बताएंगे कि कितनी बेहतर योजना तैयार हुई है। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है, धारूहेड़ा नगर पालिका जैसे चुनाव में चीफ मिनिस्टर को रोड शो करना पड़ रहा है। रेवाड़ी नगर परिषद जैसे छोटे से चुनाव में चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, राव इंदर जी जुटे हुए हैं, आरती राव जुटी हुई है, आज विपुल गोयल भी आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कमजोर है, इसलिए इतनी ताकत लगाई जा रही है। क्या कहेंगे? उनके पास नेता नहीं है और उनके नेता हैं तो आपस में लड़ते हैं, जी जी वो एक मंच पे आके तैयार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मुट्ठी की तरह से है। हमारा मुख्यमंत्री भी वैसे ही कार्य करता है जैसे सतीश कोला है, हमारे मंत्री भी वैसे ही कार्य करता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता है। और जब आम कार्यकर्ता है और चुनाव है, क्योंकि चुनावी पार्टी है, हम कोई व्यवसायिक पार्टी थोड़ी है, हम चुनावी पार्टी हैं। हमारा पंच का चुनाव हो तो उसमें भी सब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये हमारा एक उत्सव है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक उत्सव के रूप में मनाती है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बेहतर करने के लिए, अपने बूथ अध्यक्षों के साथ मिलने के लिए, इससे बेहतर मौका कब मिल सकता है? जी जी इसलिए उस मौके का फायदा उठा रहे हैं हम। कांग्रेस की मतलब रेवाड़ी से विनीता पीपल और धारूहेड़ा से अजय जांगेड़ जांगड़ा जी, दोनों की जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100%, कोई क्वेश्चन बात कोई नहीं है। 99 वगैरह नहीं, 100 से ऊपर भी अगर हो सकता है तो उसको मान लीजिए, चलिए हम बात करते और बड़े मार्जिन के साथ।
बड़े मार्जिन। बड़े मार्जिन के साथ, छोटा मार्जिन नहीं है। आप इस इंटरव्यू को चलाइए आज, और रिजल्ट के बाद में आप मेरी बात को याद रखिए कि बड़े मार्जिन के साथ, आज तक इतने बड़े मार्जिन से कभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती ही नहीं है, इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपने डॉक्टर सतीश खोला की बातें सुनी, पूरी तरह आश्वस्त हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े अंतर से उनकी जीत होगी। कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी कर ली है। समय बताएगा। 13 मई को फिर एक बार मुलाकात करेंगे आपसे, आपकी बाइट तो कम से कम जरूर लेंगे, बात निश्चित, करेंगे कि जी। आपकी बात कितनी सही निकली। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।